सक्सेस टू ऑल में आप लोग का स्वागत है। हम आज पॉलिटी का आपको भाग 5 बता रहे थे और भाग 5 में मैंने आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बारीकी से बता दिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संबंध जो है आगे भी है, लेकिन हम आपको अनुच्छेद 69 तक आपको बताए थे, इसीलिए हम उससे आगे लेकर आए हैं। उससे आगे देख लीजिए, क्योंकि आज के हर एग्ज़ाम में अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सारे अनुच्छेद से अवेयर रहना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारा अनुच्छेद में से ही पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने मेंशन सारे अनुच्छेद का किया है, लेकिन कुछ अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो अनुच्छेद आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन देखना सभी ज़रूरी है। इसीलिए चलते हैं हम अनुच्छेद 70 से लेकर के आज लगभग 200 से ऊपर तक हम आपको बताएंगे, फिर उसके आगे पार्ट आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक चर्चा जो है ये आपका है भाग 5 में ही चर्चा है। तो 70 में क्या बताया गया है? 70 में बताया गया है कि आकस्मिकता में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन, अर्थात कहने का मतलब है कि कोई अचानक आपात आ जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें संसद कुछ अलग से कार्य दे देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आकस्मिकता के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 71 बताता है, अनुच्छेद 71 बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विषय, अर्थात कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार की शंका होती है तो वहाँ पे वो जो फैसला होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत चला जाएगा, या नहीं तो सांसद जो है विधि बना करके उस फैसले को निर्णय करेगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 71 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 72 आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे। राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति है, अर्थात किसी अपराधी को क्षमा करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति में होता है, और ये पावर जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका का विस्तार का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका के विस्तार का उल्लेख होने का मतलब ये है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति अगर बढ़ाना है तो वहाँ से संघ की कार्यपालिका इस अनुच्छेद के तहत बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जैसा कि ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि सलाह के लिए अनुच्छेद 74 बनाया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद एक होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा और उसी के आधार पर कार्य होगा। हालांकि इसमें 44वें संविधान संशोधन के जरिए सलाह को लौटाने का भी पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन जब दोबारा सलाह आएगा तो हर हाल में राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद 74 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और वह प्रधानमंत्री इस परिषद के प्रमुख नेता बनेंगे। ये चीज़ 74 में ही लिखा गया है। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं। 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों का उपबंध है, अर्थात कहने का मतलब है कि कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे और किसको मंत्री बनाने का पावर होगा और कौन मंत्री हटा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको अनुच्छेद 75 में मिलेंगे। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 और 78 दो चीज़ आपका है, महान्यावादी का चर्चा है। अनुच्छेद 88 होगा, सॉरी, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 दो अनुच्छेद जो है ना महान्यावादी का चर्चा है। महान्यावादी का मतलब होता है कि सरकार का वकील, मतलब सरकार का उच्च न्यायालय में अगर कोई वकील है तो यही महान्यावादी है, ठीक है। और ये ही महान्यावादी सरकार का जो है ना पक्ष लेकर उच्चतम न्यायालय में कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार के विरुद्ध अगर कोई केस जाता है या किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है तो वो मेन वकील का काम यही महान्यावादी करते हैं। ये महान्यावादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हटाने का भी पावर राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। महान्यावादी के
जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और हटा कौन सकते हैं, तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। अनुच्छेद 88 की चर्चा हम आगे करेंगे। ये बात अनुच्छेद 88 में हालांकि इसी के कर्तव्य के बारे में लिखा गया है, ये आगे जो कि हम बताएंगे फिर से। आगे दिया है 76 का महान्यायवादी का उल्लेख है, जैसा कि मैंने बता दिया। अनुच्छेद 77, और इस महान्यायवादी के पीछे 2 आदमी और होंगे जिसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल इनकी सहायता के लिए रहता है। 2 व्यक्ति, एक सॉलिसिटर जनरल एक अन्य सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर है, और इसी तरह से ध्यान रखेंगे वर्तमान का महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी वर्तमान से भी पूछ लिए जाते हैं, और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 77 में भारत सरकार का कार्य संचालन, मतलब भारत सरकार का जो काम धाम होगा वो किसके नाम पर होगा, तो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। तो पूछा जाता है कि भारत सरकार का काम धाम किसके नाम पर चलते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 77 में लिखा है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। कोई भी काम अगर चल रहा है या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। हर हाल में उसकी सूचना देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 79 से लेकर सरला की चर्चा कर देते हैं। थोड़ा सरला आप सुने होंगे। स से होता है सांसद, आर से राज्यसभा, ला से लोकसभा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81 कभी कभी हमको ये चीज़ याद रखने में मदद करता है कि सरला चीज़ हमको ध्यान में रहेगा, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि किसमें सांसद का चर्चा है, किसमें राज्यसभा की चर्चा है, और किसमें लोकसभा की चर्चा है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रखना है। सांसद अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे सांसद लिखा हुआ है, ठीक है। सांसद 79, अनुच्छेद 79 सांसद का वर्णन करता है, वही 80 राज्यसभा के वर्णन करता है, और वही 81 जो है ना लोकसभा का वर्णन करता है। सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिल करके सांसद बनता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग है किसका, तो आपका सांसद का। इसीलिए सांसद में कौन कौन आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये ऑलरेडी आप लोगों को पहले से भी पता रहा होगा। आगे हम बताते हैं कि संसद कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 ही सदन है, राष्ट्रपति कोई सदन नहीं है, ठीक है। ये अभिन्न अंग है संसद का, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है कि भारतीय संसद का निर्माण किसने किया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जो कि यहाँ पे लुटियंस है और ये बेकर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एडविन लुटियंस है और ये हर्बर्ट बेकर है। आगे चलते हैं। आगे कुछ बार जानकारी सांसद के बारे में दी गई है। सांसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों की बनी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, पर स्तंभ पर टिकी है। हमारे सांसद में आने वाले विदेशी की बात करें तो सबसे पहले जो है भारतीय संसद में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति है ये डी आइजनहावर 1959 में आए थे। फिर उसके बाद जिमी कार्टर आए, राष्ट्रपति ही हैं। उसके बाद बिल क्लिंटन आए, और 2010 में बाराक ओबामा आए। उसके आगे भी आए हैं लेकिन संसद में नहीं आए हैं। आपको ध्यान में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए हैं लेकिन वो संसद में नहीं आए थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। शुरुआती वाला पूछ लिया जाता है, डी आइजनहावर को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें निम्न सदन और उच्च सदन, अर्थात कहने का मतलब है हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल को निम्न सदन कहते हैं। ये जनता का सदन होता है, प्रथम सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। ये क्वालिटी है निम्न सदन का। वहीं उच्च सदन की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, उच्च सदन। ये चर्चित लोगों का सदन है। उसके बाद है द्वितीय सदन है और अस्थायी सदन है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये सदन कभी भंग नहीं हो सकता है, और ये सदन भंग जब चाहे तब किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। तो आपको क्वालिटी से भी याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कौन अस्थायी सदन है, कौन अस्थायी सदन है, या कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि प्रथम सदन में कौन आते हैं। तो 2 सदन है, दोनों सदन को ध्यान रखना है। बात करें मेंबर्स की तो अधिकतम मेंबर्स 552 हो सकते थे, लेकिन अब बदल गए हैं।
अब हो सकते हैं 550, ठीक है, 2 हट गए हैं, 2 मतलब मनोनयन वाला हट गया है, ये वाला कट गया है। तब जब कट गया तो क्या बच गया, 550। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि अब जो है ना हाउस ऑफ पीपुल में मात्र 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब 550 में से 530 राज्यों से आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है कि भाई एंग्लो इंडियन जो 2 था वो काट दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 550 कुल जो है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, जिसमें से 530 है और 20 है। आगे बात करें तो 2 जो है ना, अब बात करें कि अधिकतम वो तो हो सकता है, लेकिन है वर्तमान में क्या, कितना एक्चुअल 543 ही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा 2 तरह के प्रश्न। एक प्रश्न तो होंगे कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं हाउस ऑफ पीपुल में, तो हाउस ऑफ पीपुल में अधिकतम आपका 550 हो सकता है, मतलब हो सकना के बाद 550 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 543 ही आपको जवाब देना है, क्योंकि 2 हट गए हैं। अब जो है आते कितने हैं राज्यसभा से, तो राज्यसभा से अभी आते हैं 524, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, 19 आते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अब राज्यसभा का मतलब होता है उच्च सदन, उच्च सदन में सदस्यों की संख्या, ये मिस प्रिंट है। यहाँ पे 252 होना, 252 अधिकतम जो है ना आपका 550 ही होना चाहिए, 250 ही होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम 250, ये मिस प्रिंट है। 250 होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से 238 आपका होना चाहिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो टोटल मिला के कितने होंगे, 250 ही होंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में भी उतना ही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुई है। 233 जो है ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, अर्थात कहने का मतलब है अधिकतम हो कितने सकते हैं, 250, लेकिन हैं कितने, तो 245। अब 245 हैं तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 233 आएंगे। राष्ट्रपति कितने मनोनयन करेंगे, तो 12 करेंगे, टोटल मिला के 245 बन जाता है, लेकिन हो कितने सकते हैं, 250। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अधिकतम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 100% 250 लगाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 245, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 233 आ रहे हैं राज्य और केंद्र शासित से, 12 राष्ट्रपति जी मनोनयन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये बात। आगे है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में मैंने आपको बताया है कि लोकसभा का वर्णन है, और लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद के सलाह से तब भंग कर सकता है। इसीलिए इसका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है, हालांकि 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। भंग जब चाहो तब हो सकता है, भंग हो सकता है। भारत का नागरिक, अगर योग्यता बात करें तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, तभी वो बन सकता है, लोकसभा में खड़ा हो सकता है, और 25 वर्ष पूरे कर लिए हो, अर्थात लोकसभा में जाने के लिए वो उसका उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। वही कार्यकाल अगर हम बात करें इसकी कार्यकाल की, राज्यसभा के सदस्य का, तो वो 6 साल का होता है, ठीक है, और भंग कभी नहीं हो सकता है राज्यसभा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, भंग कभी नहीं हो सकता है। यहाँ भी भारत के नागरिक ही जा सकते हैं, और 30 वर्ष उम्र पूरा कर लिए हो वही जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो है चुनाव का विधि क्या होगा लोकसभा में, तो चुनाव का विधि प्रत्यक्ष होगा, वही यहाँ चुनाव की विधि कौन सी होगी, अप्रत्यक्ष होगी। चुनाव में जनता भाग लेती है तो प्रत्यक्ष कहते हैं, और जनता चुनाव में अगर एमएलए भाग लेती है तो उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसका जो है ना वर्ष कितने कार्यकाल होते हैं यहाँ के सदस्य के, 5 वर्ष, लेकिन यहाँ के सदस्य कितने दिन में हटते हैं, 5 वर्ष में, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य यहाँ रिटायर करते हैं, क्योंकि ये अस्थाई सदन है, और अस्थाई सदन में रिटायर होने की बात है। 6 साल कार्यकाल पूरा होता है
तो दो वर्ष में 1/3 सदस्य को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि कितने वर्ष में किए जाते हैं, 2 वर्ष में। कितने सदस्य को किए जाते हैं, तो 1/3 सदस्य को रिटायर, अर्थात 20 में होगा तो फिर 22 में होगा, 22 में होगा तो फिर उसी तरह से 24 में होंगे, 24 में होंगे, और 24 के बाद किस 26 में होगा, फिर 28 में होगा। इस तरह से प्रत्येक 2 साल पर रिटायर करते चले जाएंगे। लेकिन लोकसभा के सदस्य जो है आपका रिटायर होगा 5 साल में ही, अगर पूरा कार्यकाल चला तो, नहीं तो भंग हो गया तो खैर कहानी खत्म। आगे देख लीजिए, बात कर लेते हैं लोकसभा स्पीकर की। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी होते हैं और अध्यक्ष भी होते हैं। लेकिन लोकसभा में जब अध्यक्ष ना हो तो उस समय एक स्पीकर चुना जाता है, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है ना, अस्थायी अध्यक्ष होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है, नॉन परमानेंट होता है। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। मतलब पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्य को शपथ दिलाना है। मतलब नया सदस्य जो लोकसभा में चुन के जाते हैं उनका शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं, क्योंकि उस समय अध्यक्ष नहीं होता है, तो अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति किसी को चुन लिए होते हैं। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो वीरेंद्र कुमार हैं। वीरेंद्र कुमार थे, सॉरी, क्योंकि जब अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष हट जाते हैं, इसीलिए थे लगा हुआ है। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्पीकर जो होता है, स्पीकर कौन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य। मतलब जितने लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से कोई एक अध्यक्ष बनता है। तो पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, तो उसी सदस्य में से चुन के आते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटेम स्पीकर पूछा जाएगा कि कौन नियुक्त करता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें अलग से शपथ लेनी नहीं पड़ती है। मतलब पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ किसके सामने लेते हैं, तो किसी के सामने नहीं, क्योंकि वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, वो सदस्य के रूप में ऑलरेडी पहले से ही शपथ ले चुके होते हैं, इसीलिए उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं होता है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना, नियंत्रण करना, ये इन्हीं का काम है। लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। मतलब दोनों अगर सदन अगर एक जगह बैठक करे तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। जब किसी विधायक पर निर्णय ना निकाला पा रहा हो तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय मत दे सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि लोकसभा में टाई हो गया, मान लीजिए कि 4 गो सदस्य इधर भी है और 4 गो सदस्य किसी बिल पर इधर भी है, ऐसी परिस्थिति को हम टाई कहते हैं। अब इस टाई के बाद निर्णय नहीं निकल रहा है तो लोकसभा जिधर अध्यक्ष वोट दे देंगे उसी को कहते हैं निर्णायक मत, उसको कहते हैं निर्णायक मत। और ये किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। धन विधेयक का निर्णय सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि लोकसभा का कोई भी सदस्य इस तरह का 60 दिन अगर नहीं जाएगा संसद में तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, इस बात को ध्यान में रखें। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको जीबी मावलंकर के नाम से जानते हैं, वही महिला की बात करें तो मीरा कुमार जो है महिला है, वो प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। आगे है राज्यसभा की पदाधिकारी कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदाधिकारी होता है सभापति होता है और उपसभापति होता है। सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सभापति होते हैं। और वही सभापति, हालांकि ये सभापति इस सभा के सदस्य होते नहीं है, लेकिन सभापति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य को देखते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब सभापति ना हो तो उपसभापति कार्य को देखेंगे। अपना त्याग पत्र जो है सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ऐसा नहीं कि उपसभापति को देते हैं।
अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को। लेकिन राज्यसभा में जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। वो जो है ना उपाध्यक्ष को नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे। अर्थात जो उपसभापति है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू नहीं, जगदीप धनखड़ है। ये गलत है, वेंकैया नायडू नहीं, ये जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति वही हैं अभी, इसीलिए। ठीक है। और हरिवंश नारायण सिंह जो है ये है उपसभापति हैं। आगे है अनुच्छेद 79 की बात करते हैं। अनुच्छेद 79 का उल्लेख क्या है? तो अनुच्छेद 79 का मैंने बता दिया, सरला अभी बताया है। 100 से सांसद, 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ये चीज मैं ऑलरेडी पूरा बता दिया हूं, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं 82, अनुच्छेद 82, जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अगर जनगणना होता है तो सीट का फिर से समायोजन करने का काम जो है ना अनुच्छेद 82 देता है। अनुच्छेद 83 की बात करें, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। मतलब कितने दिन संसद का सदन चलेगा उस समय का बात किया गया है, कितना देर चलेगा। 84 संसद की सदस्य 84 में लिखा है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कोई संसद कैसे बन सकता है, संसद की योग्यता तय 84 करता है। 85 संसद के सत्रावासन और विघटन संबंधी बात है। मतलब सत्र कौन कौन से सत्र चलेंगे, उस सत्र का कब सत्रावासान हो जाएगा, कब उसका विघटन किया जाएगा, कैसे विघटन किए जाएंगे, ये सारे वर्णन आपको अनुच्छेद कौन सा देते हैं? 85। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण और संदेश राष्ट्रपति को देने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति जब बनते हैं तो अभिभाषण और संदेश देते हैं, तो इसको देने का अधिकार कौन दे रहा है? 86, अनुच्छेद 86 दे रहे हैं। 87 में विशेष भाषण देने की जो है ना अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब हम बात करें अनुच्छेद 88 जो है, अनुच्छेद 88 में संसद के संसाधनों में मंत्रियों और महान्यावादी का अधिकार। जैसा कि हम बता दिए हैं कि महान्यावादी का अधिकार कर्तव्य का जो चर्चा है अनुच्छेद 88 करता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अनुच्छेद 88 किसकी कर्तव्य की बात करता है? महान्यावादी। और साथ में मंत्रियों की भी कर्तव्य की बात करता है कि एक मंत्री और एक महान्यावादी का कर्तव्य क्या होना चाहिए। महान्यावादी जो है, याद रखिएगा कि महान्यावादी के पास पावर है कि वो किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यावादी का कर्तव्य है वो कोई भी सदन, जैसे 2 सदन हमने बताया, उच्च सदन और निम्न सदन, वो किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है। हालांकि उसका वो सदस्य नहीं है, फिर भी बोल सकता है। दूसरी बात कि वोट देने का अधिकार नहीं है। तो पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति है जो बोलने का तो अधिकार है सदन में, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो है महान्यावादी। महान्यावादी कौन होता है? सरकार का वकील, सब सरकार का वकील। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं 89 से लेकर 92 तक राज्यसभा की चर्चा है, इसीलिए आपको एक जगह 89 से 92 याद रखना चाहिए। एक जगह लिखने का मतलब है कि 89 से लेकर 92 तक राज्यसभा का बात चलता है। राज्यसभा में सभापति है, उपसभापति है। तो वो कौन कर रहा है? 89, इसमें 89 सभापति और उपसभापति कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह होंगे, इस तरह से उन दोनों के बारे में लिखा हुआ है। 90 में है राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाना, इन सभी की चर्चा है। पद का रिक्त हो जाना, पद से परित्याग दे देना, मतलब त्याग पत्र दे देना, या पद से हटाए जाने की बात अनुच्छेद 90 में है, वो राज्यसभा की बात चल रही है। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने उपसभापति, मतलब सभापति अगर नहीं है तो हम बोले हैं कि सभापति न होने पर उपसभापति कार्य करेंगे। तो वो कौन अनुच्छेद ऑर्डर दे रहा है? तो अनुच्छेद 91 ऑर्डर दे रहा है कि सभापति को न होने पर उपसभापति कार्य करेंगे। उसके बाद हमने बोला कि 92 भी राज्यसभा का ही वर्णन करता है। जब सभापति उपसभापति को हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो, मतलब सभापति को भी हटाना है,
उपसभापति को भी हटाना है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों अधिकारी नहीं होंगे, वहाँ के समझे नहीं जाएंगे, उसी को कहते हैं पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, अर्थात वहाँ के अधिकारी नहीं माने जाएंगे जब हटाने की बात चल रही हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 89, 90, 89, 90, 91, 92 चार याद रखेंगे एक जगह, याद एक जगह रखिएगा तभी याद रहेगा, अन्यथा याद नहीं रहेंगे। किसकी बात करता है? राज्यसभा का। एक में किसका बात करता है? तो एक में आपको 89 में किसका है? तो 89 में आपका सभापति होगा। उसके बाद है पद से हटाए जाने की बात 90 में होगा। 91 में उनके कर्तव्य, सभापति का काम उपसभापति करेंगे तो उनका कर्तव्य कैसे होगा। उसके बाद 92 में क्या है कि अगर दोनों को हटाए जाने की बात चल रही हो तो ऐसी परिस्थिति में वो अधिकारी नहीं माने जाएंगे। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 93, 94, 95, 96। ये लोकसभा का वर्णन करता है, ठीक है। 93, 94, 95, 96 किसका वर्णन करता है? लोकसभा। इसीलिए आपको इसको एक जगह याद करने की जरूरत है। अब देख लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, जैसा कि वहां पे भी बोले हैं सभापति उपसभापति का उल्लेख है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है 93। 94 क्या कहता है कि पद हटाए जाने की बात करेगा, मतलब पद से हटाए जाने, रिक्त होना, इन सभी की बात 94 करेगा। फिर 95 क्या करेगा? तो कर्तव्य की बात करेगा कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के कर्तव्य का पालन के लिए उपाध्यक्ष, मतलब उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष बन के काम करेगा तो क्या उसका कर्तव्य होगा, इसकी बात कर रहा है। और इस तरह से आपको 96 में बात करें तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाए जाने की बात चल रही हो तो वो भी अधिकारी नहीं माने जाएंगे। तो लगभग सेम ही चीज वहां भी कह रहे हैं और यहाँ भी सेम ही चीज कह रहे हैं, बशर्ते कि अनुच्छेद में अंतर है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आगे हम 97 से लेकर 106 तक कहीं ना कहीं संसद की ही चर्चा है। 97 से लेकर 106 तक कहीं ना कहीं संसद की ही संबंधित है। अब 97 से 106 की बात करें तो 97 में कहा है कि राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा, मतलब टोटल दोनों को मिलाकर 97 में क्या किया है? उच्च सदन और निम्न सदन के सभापति उपसभापति का ही चर्चा है, ठीक है। वेतन भत्ते की बात करें कि वेतन भत्ते उनको कितना दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, ये सारे अधिकारी की चर्चा है। उसके बाद है 98 में बताता है कि सांसद के सचिवालय होंगे। अब भाई वेतन भत्ता होगा तो कोई हिसाब किताब करेगा ना, तो हिसाब किताब करेगा तो उनके लिए क्या होगा? एक सचिवालय होगा जहाँ पे सरकारी सर्विसमैन आएंगे, उसका देखरेख करेंगे, तो सचिवालय संसद का होगा। चलिए 99 क्या कहता है? संसद के सदस्य द्वारा शपथ का उल्लेख है। संसद के सदस्य के द्वारा शपथ, मतलब संसद बिना शपथ लिए वो संसद भवन में नहीं बैठ सकते हैं। तो शपथ की बात कौन करता है? 99। कोई भी संसद हो उनको शपथ लेना होगा। और 100 क्या बात करता है? संसद सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी सदन की कार्यवाही करने और गणपूर्ति की बात है। कहने का मतलब इसका ये हुआ, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। कहने का मतलब है कि संसद तो टोटल 543 है, तो कोई जरूरी नहीं कि 543 ही आ जाएंगे, 543 में कुछ अब्सेंट हो जाएंगे। तो अब्सेंट होने के बावजूद भी कार्यवाही करने का पावर कौन दे रहा है? 100 दे रहा है। अनुच्छेद 100 जो है ना, अब्सेंट होने के बाद भी कार्रवाई करने का जो है, जो कार्रवाई जो करना है वो किसके जरिए होगा? तो ये अनुच्छेद 100 के जरिए होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद क्या 100 क्या कह रहा है। अब हम 100 के बाद 101 की बात करेंगे। 101 में बोला है संसद में स्थान को रिक्त होना, संसद में स्थान का रिक्त हो जाना। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि संसद में स्थान अगर मान लीजिए कि रिक्त हो गया, यहाँ पे हमने बताया कि रिक्त होने पर भी कार्यवाही चलेगा। रिक्त होगा तो उसको काहे रिक्त है इसकी मतलब वर्णन करेगा। उसके बाद है 102 क्या कह रहा है कि संसद सदस्यता के लिए योग्यता। तो यानी कहने का मतलब है कि जब रिक्त होता है तो दूसरे कोई संसद में उसकी योग्यता ढूंढा जाएगा कि भाई उसमें योग्यता है या नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति अगर 2 जगह काम कर रहा है तभी तो रिक्त हो रहा है, तभी तो संसद में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो योग्य है कि नहीं है। 2 जगह काम कर रहा है तो एक ही जगह उसको कहीं पे दिया जाएगा। मतलब अगर लोकसभा का भी बन गया, राज्यसभा के बन गया, तो एक जगह को क्या कर दिया जाएगा? रिक्त कर दिया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 100 रिक्त करने की बात जो हम बोले हैं 101 में, यही रिक्त करने की बात कि भाई हटा देंगे, एक जगह से क्या कर देंगे? हटा देंगे। मतलब 2 जगह कार्य करने लगा तो एक जगह क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। एक जगह क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हटाने की बात चली है और यहाँ पे देने की बात चली है। 2 जगह का सदस्य नहीं रह सकते हैं,
ये बात बोला गया है 101 और 102। 103 क्या बोला है? 103 बोला है कि योग्यता के प्रश्नों पर निर्णय राष्ट्रपति लेंगे। हाँ, अब बोला कि हटाने और रखने की बात कौन करेंगे, तो ये राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पत्र भेजा जाएगा कि भाई ये देख लीजिए 2 जगह कार्य कर रहे हैं, तो एक जगह हटाने और एक जगह रखने की बात चलती है। तो मेरे ख्याल से 103 भी समझ में आ गया होगा। 104 क्या कहता है देख लीजिए। 104 बड़ा मजेदार है। 104 में क्या है कि 500 रुपया जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा अगर कोई सांसद जो है ना बिना शपथ लिए बैठना शुरू कर दिया है तो। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि शपथ नहीं लिया, अनुच्छेद 99 का पालन उसने नहीं किया और डायरेक्ट वो सभा में आ गया और बैठने लगा। ऐसे परिस्थिति में उसको हर जितना दिन बैठा है उतना दिन हर रोज के जोड़ करके, बैठा नहीं, हर रोज जोड़ करके 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जोड़ा जाए। क्या? तो 500 जुर्माना लगाए जाएंगे, ये चीज बोला। ठीक है, कि भाई शपथ क्यों नहीं लिया, इससे ध्यान रखना है। 105 संसद के सदन तथा उनका सदस्य की समितियां की शक्ति है। ठीक है, अब 105 किसकी बात करता है, तो संसद की सदन और समिति, संसद में कुछ समितियां बनाए गए हैं, उन समितियों का वर्णन जो है 105 करता है। वही 106 की बात करता है कौन, वेतन भत्ते की बात करता है। संसद के वेतन भत्ते कैसे मिलेंगे, कितना मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, ये बात समझ में आ गया। उस सबको बोलो कि तो मैंने अभी बताया आपको कि अनुच्छेद जो है, आपको अनुच्छेद 97 से लेकर अनुच्छेद जो है 106 कहीं ना कहीं किससे वर्णन कर रहा है, संसद से। संसद की क्या क्या चीजें हैं वो चीज मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे 108 से। 108 से क्या कह रहा है देख लीजिए। अनुच्छेद 108 में कह रहा है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाएंगे। कुछ दशा क्या मतलब, दोनों का विवाद हो जाएगा संसद में, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाएंगे, तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाएंगे। लेकिन इस बुलाने का पावर किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। ये चीज 108 में लिखा गया है। 109 धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, मतलब 109 में जो है धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की बात कही गई है। मतलब धन विधेयक में जो है किस तरह से धन विधेयक पेश कहाँ किया जाएगा, इसकी बात कहा गया है, तो लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक को कौन धन विधेयक मानेंगे, उसका निर्णय कौन लेंगे, तो लोकसभा स्पीकर ही लेंगे। 110 बताता है। 111 में बताता है कि अगर धन विधेयक पास हो गया लोकसभा में तो उसको स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मतलब विधेयकों पर अनुमति के लिए 111 राष्ट्रपति जो है ना उसको क्या करेंगे, अनुमति देंगे। तो 111 समझ में आ गया होगा। 12 100 क्या कर रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है आपका किस में है, तो अनुच्छेद 112 में है। अर्थात कहीं भी बजट शब्द का चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। बजट के लिए यही बात लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट की चर्चा संविधान में नहीं है, उसके बदले क्या चीज का वर्णन है, वार्षिक वित्तीय विवरण। यही कारण है कि हर साल बजट पेश किए जाते हैं। 112 के अनुच्छेद 112 के तहत ही बजट पेश होते हैं और हर साल होते हैं, मतलब हर सत्र में किए जाते हैं। बोला है 113 संसद में प्राक्कलन संबंधी, मतलब प्राक्कलन समितियां होंगी ये संसद में, ये चीज बोला गया है। और उस प्राक्कलन समिति का जो विनियोग होगा वो 114 के तहत किए जाएंगे और 115 के तहत जो है ना अनुदान और अनुपूरक अनुदान की चर्चा होगी। वही लेखा अनुदान की चर्चा 116 में होगा। तो ये सारे चीज में आपका सबसे अगर इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से है तो मैं आपको बता दूं 108, 109 और 110 और 111, 112 इतना चीज तो आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये सब चीज जो है जल्दी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, बड़े लेवल का अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उस समय आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा। लेकिन कब क्या किस समय कौन पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयोग का माइंड समझ रहे हैं कि किस तरह का होता है, कौन एग्जाम को कब टफ बना देना है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये सारे चीज आपको अभी याद तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही टेस्ट कराए जाएंगे तो आपको जरूर है कि याद हो जाएगा। इसलिए एक बार अच्छे से सावधानी से आप इसको देख ले, समझ ले। कुछ बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका जो है ना कभी क्लियर नहीं होने वाला है, समझ ली। तो कहने का मतलब ये है कि 114 तक 116 तक मैंने बता दिया है कि लेखा अनुदान होंगे 116 में। ठीक है, 117 पूछा गया है कई बार एग्जाम में, मैं आपको बता दूं वित्त विधेयक की चर्चा जो है ना किसमें किया जाता है, तो 117 में।
वित्त विधेयक का चर्चा 117, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 118 क्या बताता है, प्रोसेस नियमन, मतलब उस वित्त विधेयक जो होगा उसका प्रोसेस किस तरह का होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है 119, संसद में वित्तीय संबंधी प्रक्रिया। संसद में वित्तीय संबंधी प्रक्रिया, अनुच्छेद 119 जो है ना, वित्तीय संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। अनुच्छेद 20 से लेकर 123 आपको एक जगह याद रखना है। 20 से लेकर 123 क्यों याद रखना है कि ये हाल ही में पूछा गया है। संसद के भाषा जो है ना, प्रयोग जो है ना, भाषा प्रयोग करने का जो अधिकार है वो कौन दे रहा है, तो अनुच्छेद 120 संसद के भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है। मतलब संसद में कौन भाषा प्रयोग करना है, किस भाषा को यूज करना है, इन सभी चीजों का जो वर्णन जो आपको अनुच्छेद 120 देता है। अनुच्छेद 121 देता है कि भाई उच्चतम न्यायालय का जो अगर कोई डिसीजन होगा उसकी चर्चा संसद में नहीं होना चाहिए, माने उनके आचरणों की चर्चा संसद में नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय कोई गरिमा वाला पोस्ट है और उनकी चर्चा, उनकी आचरणों की चर्चा कभी संसद में आप नहीं उठा सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद है अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं किया जा सकता। मतलब अगर संसद ने कोई कार्रवाई किया है तो न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों पर एक दूसरे पर रोक है, मतलब ये इसके कार्य में रोक है और ये इसके कार्य में रोक रहा है कि भाई ना तो आप संसद के प्रति आप जाएंगे, मतलब उसके पक्ष में, मतलब कोई डिसीजन में, ना उनके डिसीजन में आ पाएंगे। तो अनुच्छेद 120 और 21 और 122 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और भाषा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज मैं इकट्ठा करके दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है 123 भी आपको पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 देता है। मतलब अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, तो अध्यादेश जारी करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका वर्णन है, न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 किसकी बात करता है, तो न्यायाधीशों का वेतन का प्रावधान 125 करता है कि उन न्यायाधीश के वेतन कैसे कैसे कितने कितने दिए जाएंगे। 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मतलब कहने का मतलब है जब न्यायाधीश कोई ना हो, हाँ न्यायाधीश और न्यायमूर्ति वही होते हैं, ठीक है। तो यह कहने का मतलब है कि अगर कोई न्यायाधीश ना हो, मतलब जस्टिस नहीं हो, मुख्य न्यायाधीश ना हो, तो उस परिस्थिति में कोई ना कोई कार्यकारी कार्य करने वाला होना चाहिए ना, तो उसकी नियुक्ति कौन 126 ही कराते हैं। उसके बाद है तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अब तदर्थ न्यायमूर्ति क्या होते हैं कि तदर्थ न्यायमूर्ति कहने का मतलब है कि अगर कोई कोरम नहीं पूर रहा है तो दूसरे जगह से न्यायाधीश मंगाए जाएंगे, तो उसको हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। मतलब एक बेंच होता है, हर न्यायाधीश का एक बेंच होता है, बेंच में कोरम होता है। मान लीजिए कि कोई पद रिक्त हो गया तो उस समय कोरम घट गया। अब कोरम घट गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं से न कहीं से न्यायाधीश मंगाए जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कौन सा न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मतलब कहने का मतलब है कि 128 हमको ये ऑर्डर देता है कि भाई कोरम नहीं पूर रहा है तो कहाँ से न्यायाधीश लाए जाएंगे, जो रिटायर कर गए हैं उनको बुलाए जाएंगे, जो रिटायर कर गए हैं उनको कार्य के लिए बुलाया जाएगा। अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि अभिलेख न्यायालय होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा उसको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब निर्णय होगा उच्चतम न्यायालय में उसको एक रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, मतलब एक अभिलेख न्यायालय के रूप में तैयार होगा। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार। मतलब 130 क्या वर्णन करता है कि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार कौन कौन से है, तो आरंभिक अधिकार मतलब शुरुआती अधिकार क्या क्या होने चाहिए। 137 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 137 हमको ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय जो है द्वारा पुनर्विलोकन, मतलब अपने कार्य का पुनर्विचार, इसको कहते हैं पुनर्विलोकन। या कोई भी अगर मान लीजिए कि कानून बनता है तो उसका जो है फिर से उस पर विचार करने के पावर जो है यही अनुच्छेद 137 देता है, ठीक है। कोई भी कार्य मतलब कोई भी कानून बनता है तो उस पर पुनर्विचार करने का शक्ति जो है ना 137 देते हैं। 143 में परामर्श की शक्ति है, परामर्श देंगे किसको, राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय
से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद दे रहा है? तो 143। इसलिए 137 पुनर्मूल्यांकन और 143 ये एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई सिविल सेवक को कार्य में दिक्कत हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय से वो मदद ले सकते हैं, सिविल सेवकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने बताया कि अनुच्छेद 144 से लेकर 147 तक वर्णन है, हालांकि 144 तक इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है। अब और 148 से 151 जो है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटा कौन सकते हैं? तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, संसद के 2/3 बहुमतों से हटेगा। अर्थात जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटते हैं, उसी तरीके से नियंत्रक महालेखा परीक्षक हटते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम क्या है? लेखा तैयार करना है। इनका कार्य कर्तव्य दिया गया है, यहाँ पे देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्ति की चर्चा जो है ना 149 में दिया गया है। संघ और राज्य के लेखकों का प्रारूप तैयार करना, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी संघ और राज्य के बीच जो है लेखा अनुदान हो या जो भी टैक्स वगैरह का हिसाब किताब होता है, उसका जो है ना प्रतिवेदन कौन तैयार करते हैं? तो यही करते हैं। और प्रस्तुत कहाँ करते हैं? तो राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 151 के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, यह अनुच्छेद 51 कहता है। और संघ और राज्य के बीच जो है ना संबंध जो बनाए रखने का काम जो है 150 करता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा जो भाग 5 है पूरा का अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। भाग 6 हम अगले दिन बताएंगे।